हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुज राजपूत। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस भी कोर्स में होता है तो हमेशा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं क्या है, कंपनी अकाउंट। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट, जो कि कवर करता है आपका 12th क्लास के यानी 12th स्टैंडर्ड में बीकॉम प्रोग्राम या फिर ऑनर्स दोनों में कवर होता है। BBA, MBA, CS या CM में, इवन आपका CA के अंदर भी ये कवर अप होता है। यानी आपने देख लिया होगा कि इस चैप्टर का जो यूज़ है वो आगे प्रोफेशनल स्टडीज़ में भी है और ग्रेजुएशन लेवल पे भी है, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर भी आपका ये चैप्टर आता है। तो आपने देख लिया होगा इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो बात करते हैं भी यहाँ पे कि कंपनी अकाउंट में आपका जो एक्ट है वो 2013 है। 2013 में ये एक्ट रखा गया था, उससे पहले 1956 एक्ट हुआ करता था। उसके बाद इस एक्ट को 2013 कर दिया। इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट आई थी, तो उसको हम यहाँ पे रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी अकाउंट का मीनिंग देखते हैं कि कंपनी अकाउंट है क्या, व्हाट इज़ कंपनी। यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनी का मीनिंग, व्हाट इज़ कंपनी। तो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको लॉ यानी विधान ने बनाया है, यानी कि कानून ने बनाया है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी है, विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि इसका मीनिंग एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन वो चीज़ें होती हैं जो मैनमेड होती हैं, यानी इंसान ने जिन चीज़ों को बनाया उनको आर्टिफिशियल बोलते हैं। गोल्ड की बात करें तो क्या गोल्ड एक आर्टिफिशियल है? नहीं, क्योंकि गोल्ड है नेचर की देन है, गॉड की बनाई हुई है, तो उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन नहीं बोलते। पर कंपनी को हम बनाते हैं, इसलिए वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जो चीज़ मैनमेड होती है हम उसको बोल सकते हैं कि वो आर्टिफिशियल है। क्रिएटेड बाय लॉ, जिसकी स्थापना एक कानून द्वारा होती है। जो एक्ट बनाया गया है ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। लॉ में इसके प्रोविजंस होते हैं, लॉ के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त होती है। इसलिए कोई भी कंपनी को जो बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, तो उसको लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट किया जाता है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी का मतलब ये है कि उसकी एक अलग पहचान होती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसका नाम लिखते हैं, अलग नाम देते हैं, राम, श्याम, मोहन, अनुज, ये वो सब चीज़ें, सब पर्सन के क्या नाम है। इस तरह से जब कंपनी की स्थापना होती है, क्रिएटेड बाय लॉ होता है, तो साथ में उसका एक अलग सेपरेट एंटिटी, उसका नाम भी दिया जाता है। ठीक है, तो सेपरेट एंटिटी का मतलब है इसको एक अलग नाम दिया जाता है कि जो दूसरे से उसको भिन्न बनाती है, डिफरेंट बनाती है। विद ए परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये है कि नेवर एंडिंग, यानी कि कंपनीज के अगर मेंबर, शेयर होल्डर अगर मर भी जाएं तो आगे कंपनियों को दूसरे बंदे, दूसरे मेंबर, शेयर होल्डर चला सकते हैं। यानी कि कंपनी को चाकू मारकर मारा नहीं जा सकता। कंपनी जो है उसके कभी एंड नहीं होता, नेवर एंडिंग। देन एंड ए कॉमन सील, अगर आप बात कॉमन सील की करेंगे तो आपने देखा होगा, आप कोई भी कंपनी के काम करवाते हैं तो उस पर लास्ट में कॉमन सील लगती है, यानी उसकी स्टाम्प को बोलते हैं कॉमन सील। क्योंकि कंपनी के हाथ या पाँव तो होते नहीं है, ठीक है, तो वो कि हाथ पाँव से सिग्नेचर कर दे तो कंपनी खुद सिग्नेचर नहीं कर सकती, इसलिए उसके कॉमन सील दी जाती है, यानी इसको स्टाम्प दी जाती है। राइट, तो आगे बात करते हैं दोबारा। एक कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। एक कंपनी क्या है? जो कि मैनमेड है, जिसकी स्थापना कैसे हुई है? बाय लॉ, कानून द्वारा हुई है, लॉ द्वारा हुई है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, जो लोगों से क्या करती है, इसको भिन्न बनाती है, अलग अलग बनाती है। विद ए परपेचुअल सक्सेशन, जिसका कभी भी एंडिंग नहीं होगी, नेवर एंड, यानी जिसका कभी भी समापन नहीं होगा। यानी कंपनी के डायरेक्टर या मेंबर्स के मरने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी हमेशा चलती रहेगी, नेवर एंडिंग। एंड ए कॉमन सील, कंपनी के अपने हाथ पांव नहीं होते, इसलिए कंपनी के लिए स्टाम्प बनाई जाती है। कोई भी कंपनी होगी, उसका जो भी होगा फाइनल, जो भी कोई भी पेपर तैयार होगा, उस पेपर पे उसके सिग्नेचर नहीं होकर उसकी स्टाम्प होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपनी का मीनिंग। क्लियर है? कंपनी का जो एक्ट है वो 2013 है। ये 1 मार्कर के लिए क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको भी ध्यान में देखें कि कौन सा एक्ट है, कौन से ईयर में आया था।
तो 2013 में था। प्रीवियस एक्ट जो था वो 1956 था। उसके बाद 2013 में इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट आई, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, देन कंपनी एक्ट को फिर दोबारा लाया गया। तो आगे हम बात करते हैं कंपनीज के टाइप्स की, कितनी तरह की कंपनी होती है। तो स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं काइंड ऑफ ए कंपनी, कंपनी की कितने प्रकार होते हैं, किस किस तरह की कंपनी होती है। तो पहला नंबर बनता है अनलिमिटेड कंपनी। यानी कि अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है कि लिमिटेड जो है कि सपोज़ कीजिए कि कंपनी को लॉस होता है और लॉस के बाद भी उनको और लॉस होता रहता है, और लॉस इतना होता है कि उनके शेयर जो है वो नील हो चुके हैं, शेयर की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, और उसके बाद भी जो लॉस हुआ है उनको वो लॉस अपने घर से पे करना पड़ेगा। नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी मेंबर्स की जो लायबिलिटी है उसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी लिमिट अनलिमिटेड है। यानी लॉस अगर कंपनी में बार बार होता रहेगा तो बार बार मेंबर्स को वो लॉस पे करना पड़ेगा, चाहे अपने उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी पे करना पड़े। तो कई बार लोगों को थोड़ा डाउट होता है कि सर ये लिमिटेड और अनलिमिटेड में क्या डिफरेंस होता है। तो लिमिटेड का मतलब ये है, दूसरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है, यानी जितना आपने पैसा लगाया हुआ है उतने तक आपकी गारंटी है, अदरवाइज उससे ज़्यादा आपकी गारंटी नहीं है, यानी आपकी इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हाथ नहीं लगाया जाएगा। पर अनलिमिटेड कंपनी वो होती है अगर आपको लॉस होता है कंपनी में और वो लॉस आपके रैकरिंग नेचर का रहता है, बार बार होता रहता है, और वो लॉस आपका कहाँ से पे किया जाएगा, अगर आपके पास आपके शेयर से लिमिटेड नहीं है तो आपका लॉस आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से उसको पे किया जाएगा, उसको बोलते हैं हम अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो अनलिमिटेड कंपनीज में मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, उनकी लायबिलिटी नो लिमिट, यानी नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। यानी यहाँ पे कंपनी की लायबिलिटी का मतलब अनलिमिटेड, मतलब मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, यानी उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, जब तक लॉस होता रहेगा, जब तक लॉस पे करते रहेंगे, अपनी इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी आपको पे करना पड़ेगा। बट इस तरह की जो कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर फाउंड नहीं होती, नहीं पाई जाती। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको मैंने बताया था कि सेकंड टाइप ऑफ कंपनी है यानी जो अपने शेयर से लिमिटेड है, यानी गारंटेड है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जो अपने शेयर तक ही सीमित रहती है, ऐसी कंपनी को आप गारंटेड कंपनी बोलते हैं। थर्ड आपकी है कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स, यानी कि अपने शेयर से लेकर लिमिटेड है, जैसे कि आपका पहला प्राइवेट कंपनी, दूसरा पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। तीन टाइप की कंपनीज होती हैं जो शेयर से रिलेटेड होती है। फिर दोबारा देखें, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अपने शेयर्स तक लिमिटेड है, जैसे कि आपका प्राइवेट कंपनी, सेकंड इज पब्लिक कंपनी एंड थर्ड इज 1% कंपनी। तो अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं आगे कि प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक क्या है और 1% कंपनी क्या होती है। ठीक है, तो बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी की, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, साथ में इनके मीनिंग भी आ जाएंगे। प्राइवेट कंपनी के अंदर जो मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए वो 2 होने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 200 होने चाहिए, यानी मिनिमम मेंबर 2 एंड मैक्सिमम मेंबर 200। अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो इसके अंदर मिनिमम मेंबर जो है वो 7 चाहिए और जो मैक्सिमम मेंबर है उनकी कोई लिमिट नहीं होती, यानी पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं बट मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम आपके 200 होने चाहिए। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को काउंट नहीं किया जाता, मेंबर्स को काउंट किया जाता है दोनों में। प्राइवेट कंपनी जो है शेयर्स इशू नहीं कर सकती, यानी मार्केट में पब्लिक से शेयर्स इशू नहीं कर सकती, बट प्राइवेट कंपनी मार्केट में शेयर इशू कर सकती है, लोगों से पैसा मांग सकती है। प्राइवेट कंपनी को शेयर्स को ट्रांसफ़र करने में रिस्ट्रिक्शंस होती है, यानी कंपनी जो है अगर किसी के पास जो शेयर्स हैं कंपनी के, अगर जैसे जिसने कंपनी स्टार्ट की है उसके पास शेयर्स होंगे तो अपने शेयर्स जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। पर पब्लिक कंपनी के अंदर जो है कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एक से पर्सन को दूसरे को, दूसरे से तीसरे को फ्रीली ट्रांसफरेबल है, आप कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने में किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसको कितनी बार भी मार्केट के अंदर सोल्ड कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी डायरेक्टर हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर एटलीस्ट 3 डायरेक्टर हैं, कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, कंपल्सरी टू यूज़ वर्ड, यानी कि प्राइवेट कंपनी को कंपल्सरी वर्ड यूज़ करना होता है अपने नाम के एंड में
प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जरूर यूज़ करेगी, ठीक है, ये कंपलसरी है, इस चीज़ का ध्यान रहे कि प्राइवेट कंपनी अपने वर्ड के एंड में जो नाम वर्ड यूज़ करेगी वो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करेगी, एंड पब्लिक कंपनी जो है ओनली लिमिटेड वर्ड यूज़ करेगी, इस चीज़ का ध्यान रहे। यानी अपने नाम के बाद में पब्लिक कंपनी लिमिटेड वर्ड यूज़ करेगी, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करेगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे ओपीसी के बारे में, 1 पर्सन कंपनी के बारे में। तो बात करते हैं 1 पर्सन कंपनी की, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओपीसी बोलते हैं। ये थ्योरी के लिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी बोलूँगा मैं इस क्वेश्चन को। ये थ्योरी में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं जिस भी कोर्स के अंदर होता है। तो ध्यान रखिए 1 पर्सन कंपनी होती क्या है, इसके मीनिंग के बारे में बातें करते हैं। ओनली ए नेचुरल पर्सन, यानी कोई नेचुरल पर्सन होना चाहिए जो इंडियन सिटीजन हो, भारत का निवासी हो, और वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में वो रहता भी हो। रेजिडेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि वो 182 और मोर डेज भारत के अंदर रहा हो तो ही वो रेजिडेंट ऑफ इंडियन कहलाया जाएगा। यानी भारत के अंदर 182 दिन से कम ना रहा हो, यानी 182 और मोर डेज इंडिया के अंदर वो रेजिडेंट रहा हो। रेजिडेंट ऑफ इंडियन का मतलब है तभी कैन बी ए मेंबर ऑफ ए ओपीसी, तो वो ओपीसी का मेंबर बन सकता है, ठीक है। तो 1 पर्सन कंपनी का मतलब है कि एक पर्सन से भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है, नहीं एक मेंबर से भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है। ये नहीं है कि एक ही मेंबर होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे बात करते हैं इसमें। मिनिमम पेड अप कैपिटल शुड बी ₹1 लाख, यानी इसको स्टार्ट करने के लिए कम से कम आपको 1 लाख रुपए यानी 1 लाख अमाउंट इसकी पेड अप कैपिटल रखनी होगी। नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 15, यानी 1 डायरेक्टर हो सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम इसके 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कन्वर्जन की। क्या ओपीसी को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, कन्वर्जन किया जा सकता है? तो अपने आप नहीं होती। किस केसेस में? When OPC cannot itself into public or private company unless a period of 2 years has expired from the date of its incorporation। पहले यहाँ पे रुक जाते हैं, इतना ध्यान से मेरी बात सुनिए। कहता है कि ओपीसी अपने आप प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं होती जब तक उसके 2 साल ना हो जाए। कब से? जब इनकॉर्पोरेशन किया गया था, यानी जब उसकी स्थापना की गई थी कंपनी के, उसके कम से कम 2 ईयर कंप्लीट हो गए हों। अगर 2 ईयर कंप्लीट नहीं होते हैं तो कंपनी कन्वर्ट नहीं हो सकती, ओपीसी कन्वर्ट नहीं हो सकती पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में। बट इसमें मैंडेटरी भी है। मैंडेटरी की बात में आपको बताते हैं। ऑटोमेटिकली एंड कन्वर्जन इज मैंडेटरी, यानी कि कन्वर्जन मैंडेटरी हो जाएगा। कब जरूरी हो जाएगा? व्हेन द पेड अप शेयर कैपिटल इज इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख। जब शेयर कैपिटल जो है 50 लाख से ऊपर हो जाए, ध्यान रहे 50 लाख से ऊपर हो जाए, बियॉन्ड ऑफ 50 लाख, एंड इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है सेल, एवरेज एनुअल सेल जो है वो आपके 2 करोड़ से ऊपर हो जाए, यानी 2 करोड़ से अगर आपका ऊपर चला जाता है सेल अमाउंट, तो भी कंपलसरी ओपीसी को जो कन्वर्ट कर दिया जाएगा पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के अंदर, ठीक है, या उसकी शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर हो जाए। फिर एक बार देखते हैं ओपीसी यानी कि 1 पर्सन कंपनी, थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी जिसके लिए आपको नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, इंडियन का सिटीजन हो और रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, वही यानी कैन बी मेंबर ऑफ ओपीसी बन सकता है। जिसके स्टार्टिंग के लिए आपको कैपिटल, मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख चाहिएगी, जिसमें मिनिमम 1 डायरेक्टर हो सकता है, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। कन्वर्जन 2 साल से पहले नहीं होगा, क्योंकि कंपनी को स्टार्ट किए हुए कम से कम 2 साल हो चुके हों, और इस केस में मैंडेटरी है कि कन्वर्ट करना ही होगा ओपीसी को, कन्वर्ट इनटू प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज में अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल बियॉन्ड 50 लाख चली जाती है, और जो उसकी एवरेज एनुअल टर्नओवर है यानी जो सेल है वो 2 करोड़ से ऊपर चली जाए, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इसके। तो आगे बात करते हैं कि कंपनी अकाउंट में क्या क्या एरिया कवर होता है। कंपनी अकाउंट में आपको एक चैप्टर स्टार्ट करना होगा, यानी जो कवर होता है इसमें शेयर कैपिटल। सेकंड टॉपिक आप पढ़ेंगे इसके अंदर इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इसको हम लॉन्ग टर्म लोन भी बोलते हैं, और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम इसके अंदर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी डिबेंचर्स जो आपने यहाँ पे इशू किए थे अब यहाँ पे इनको रिडीम करना होगा, यानी वापस करना होगा। रिडम्पशन मतलब पेमेंट करना डिबेंचर्स की। तो 3 चैप्टर्स हैं आपके यहाँ पे, शेयर कैपिटल, इशू डिबेंचर्स और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स।
तो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं सबसे पहले शेयर कैपिटल में शेयर्स की। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स मतलब पार्ट ऑफ कैपिटल, यानी इतनी ही मीनिंग में इसका पूरी डेफिनेशन है। व्हाट इज शेयर? शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। जैसे मैं बात करता हूँ ए लिमिटेड एक कंपनी है और ए लिमिटेड की जो कैपिटल है टोटल, वो कैपिटल है टोटल मिला के 50 लैक्स, और 50 लैक्स में आपकी जो हिस्सेदारी है यानी एक मेंबर है, उस मेंबर के यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ लगे हुए हैं, तो 1 लाख उसके क्या है वो शेयर होगा। यानी इस टोटल शेयर कैपिटल के अंदर जो पार्ट है यानी पार्ट ऑफ कैपिटल, इस कैपिटल के अंदर जो पार्ट है 1 लाख रुपीज़, इसी को हम क्या बोलेंगे? शेयर्स। यानी शेयर्स मतलब हिस्सेदारी, यानी कि कंपनीज के अंदर कोई एक पर्सन का पैसा नहीं लगा होता, हजारों लाखों लोगों के पैसे लगे रहते हैं, तो जितना पर्सन का जो पैसा लगा होता है उस हिस्से को बोला जाता है शेयर्स। यानी शेयर्स वो हिस्सा है यानी वो पार्ट है जो कैपिटल का है, यानी पूंजी के अंदर जो हिस्सेदारी है उसी को हम क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। तो शेयर्स कितने तरह के होते हैं, क्या टाइप्स है, तो इसको आगे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए टाइप्स ऑफ शेयर्स की, तो 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं। फर्स्ट इज इक्विटी शेयर एंड सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस या इक्विटी शेयर्स में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले ये भी देख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको सबसे पहले प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाता है। इस बात का ध्यान रहे कि जैसे आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे बात करते हैं, अगर बात की जाए बिजनेस की, तो बिजनेस में क्या रिटर्न मिलता है आपको? बिजनेस में रिटर्न मिलता है आपको प्रॉफिट। ये स्टूडेंट्स बड़ा भूल जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखें कि बिजनेस में रिटर्न में जो मिलता है वो प्रॉफिट होता है। तो कई स्टूडेंट्स को पॉइंट ये होता है सर डिविडेंड में क्या होता है, तो सॉरी शेयर्स पे क्या होता है, तो शेयर्स पे मिलता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जी हाँ, यानी कि अगर आप शेयर्स की बात की जाए तो शेयर्स पे जो बदले में मिलता है, जो रिटर्न मिलता है, उसको हम डिविडेंड वर्ड यूज़ करते हैं, ना कि प्रॉफिट। और बात करें अगर डिवेंचर्स की, तो डिवेंचर्स के जो रिटर्न में हमें मिलता है उसको हम इंटरेस्ट का नाम देते हैं, राइट। तो यहाँ पे 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर बात की जाए बिजनेस की, तो बिजनेस में जो रिटर्न में मिलता है वो प्रॉफिट होता है, जो शेयर्स के रिटर्न में मिलता है वो डिविडेंड मिलता है, और जो डिवेंचर के रिटर्न में मिलता है वो इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर नाम में वर्ड यूज किया गया है प्रेफरेंस, यानी कि इनको प्रॉफिट में जो भी सबसे पहले जो प्रॉफिट होगा उसमें से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, इसलिए इसका नाम प्रेफरेंस वर्ड यूज हुआ है। और इनको जो डिविडेंड दिया जाता है वो फिक्स रेट ऑफ से दिया जाता है। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं आर दो शेयर्स विच आर पेड डिविडेंड, जिनको डिविडेंड दिया जाता है ओनली व्हेन प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लॉस के केस में भी आप डिविडेंड दिया जा सकता है, बट इक्विटी शेयर्स को खाली प्रॉफिट की ही स्थिति में, इसके ही केस में, यानी ओनली जब प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड दिया जाएगा, और वो भी कब? आर द लेफ्ट आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड देने के बाद अगर प्रॉफिट अवेलेबल होता है तो इक्विटी शेयर्स को दिया जाएगा, चाहे वो ज़्यादा हो या वो कम हो। इसलिए इनके पास वोटिंग राइट होता है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता। वोटिंग राइट मीन्स नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट में प्रेफरेंस शेयर्स को किसी बात का बोलने का अधिकार और पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होता, पर इक्विटी शेयर्स के पास ये वाले राइट्स होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में उनका राइट होता है पार्टिसिपेट करने का और अपनी बातें रखने का। ये इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंसेस हैं। तो एक डिफरेंसेस मैं और बताता हूँ, जरा प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में सुने। जैसे कि मैंने कहा इसके अंदर फिक्स रेट ऑफ से डिविडेंड दिया जाता है, पर कुछ ऐसी स्थितियाँ होती है कि अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हुआ है कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं भी देती। अगर 2 साल तक यानी 2 ईयर तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया जाता तो इनके पास भी वोटिंग राइट्स आ जाते हैं, जो कि सेम इक्विटी शेयर्स के पास में राइट होते हैं, यानी कि वो भी मैनेजमेंट के पार्टिसिपेट ले सकते हैं। बट इन केस ऑफ एरियर ऑफ 2 ईयर डिविडेंड, जब 2 साल तक का डिविडेंड अगर नहीं दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो उनके पास ये वोटिंग वाला राइट भी आ जाएगा। तो दोनों में मेन डिफरेंस देखा जाए तो सबसे पहले क्या डिफरेंस है कि सबसे पहले जो डिविडेंड दिया जाएगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, देन इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। प्रॉफिट के केस में या लॉस के केस में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल सकता है, बट इक्विटी शेयर्स को प्रॉफिट के केस में ही डिविडेंड मिलेगा।
प्रेफरेंस शेयर्स का जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का कोई रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता। इक्विटी शेयर हैविंग वोटिंग राइट बट प्रेफरेंस शेयर हैज नो वोटिंग राइट। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इसमें और आगे टॉपिक करते हैं। सो स्टूडेंट आगे बात करते हैं काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल के भी कितने टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है ऑथराइज कैपिटल, यानी जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है रजिस्ट्रार के पास तो वहाँ पर कैपिटल को दिखाना होता है कि कंपनी कितनी कैपिटल दिखाएगी, तो उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल, यानी मैक्सिमम कैपिटल ऑफ कंपनी, यानी जिससे इससे ज़्यादा कंपनी कैपिटल नहीं हो सकती, जिनको ऑथराइज कैपिटल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। एग्जाम में एक बार आया था कि इसके अल्टरनेटिव नेम बताइए, तो ऑथराइज कैपिटल का अल्टरनेट नेम रजिस्टर्ड कैपिटल भी होता है, नॉमिनल कैपिटल भी होता है। तो पहली टाइप्स ऑफ कैपिटल है ऑथराइज कैपिटल। सेकंड पॉइंट इज इशूड कैपिटल एंड थर्ड इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब में सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। पहले बात समझते हैं कि है क्या। एक्चुअल में क्या है कि शेयर्स का मतलब ही ये है कि कंपनी आपसे पैसा मांगना चाह रही है। ठीक है, तो कंपनी के पास जो है मैक्सिमम जो कैपिटल है, लेट सपोज 1 लाख अमाउंट है, यानी 1 लाख ऑथराइज कैपिटल है, या 10 लाख ऑथराइज कैपिटल मान लेते हैं। 10 लाख यानी लोगों को, यानी मैक्सिमम कितने शेयर्स बेच सकती है अपनी कंपनी के, 10 लाख इशू कर सकती है। बट कंपनी को अभी पैसे की रिक्वायरमेंट जो है वो 5 लाख की है, तो कंपनी ने जो इशू किए अपने शेयर्स वो 5 लाख की है। तो जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो 5 लाख से होगा, ना कि 10 लाख से। बट आपने मार्केट में तो इशू किए 5 लाख शेयर्स, यानी कंपनी बोलना चाह रही है कि हमारे 5 लाख शेयर्स जो है आप परचेज कर लीजिए, यानी कि आप हमारे पास 5 लाख रुपए लगाइए और हम आपको उस पर रिटर्न देंगे। तो पर लोगों ने सब्सक्राइब कितने किए, ओनली 4 लाख शेयर्स जो है सब्सक्राइब किए। सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, परचेज करते हो या उसको देखते हो। सब्सक्राइब का मतलब कितने लोगों ने शेयर्स आपके खरीदे, 4 लाख शेयर्स है जो लोगों ने शेयर्स खरीदे, इसको बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। बट उन 4 लाख शेयर्स में से कुछ का पैसा आया, 3,50,000 का पैसा आया पूरा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, पर 50,000 शेयर होल्डर का जो है पैसा इसमें से नहीं आया, तो उसको बोलेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। जिनके शेयर्स का पूरा पैसा, एक्चुअल में क्या होता है, शेयर्स का पैसा इकट्ठा नहीं आता। अगर आपने मार्केट में 5 लाख शेयर इशू करे हैं तो कंपनी धीरे धीरे पैसे को मांगती है, इकट्ठा पैसे को नहीं मांगती। ठीक है, तो 5 लाख में से लोगों ने कितने परचेज किए, यानी 4 लाख के शेयर सब्सक्राइब किए, यानी खरीदने चाहे। उसमें से 3,50,000 के जो शेयर्स थे वो लोगों ने खरीदे भी और पूरे पैसे भी दिए। सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप मतलब लोगों ने शेयर्स खरीदे बट उसकी पूरी पेमेंट नहीं की, तो उसमें से ऐसे 50,000 अमाउंट के शेयर्स हैं जिन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए। राइट, तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया ये अमाउंट में भी हो सकता है या हम खाली शेयर्स की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 लाख के शेयर्स थे तो वो आपके मैक्सिमम शेयर्स है कंपनी के 10 लाख, उसमें से कंपनी ने कितने देने चाहे, कितने मार्केट में इशू कर रही है, 5 लाख। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट कंपनी ने स्टार्ट किया हो, कंपनी का हो सकता है प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख है बट कंपनी को अभी जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो 5 लाख ही है, तो 5 लाख जो है वो कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए मार्केट में और उस शेयर्स में से जो है सब्सक्राइब किए लोगों ने 4 लाख, जिन्होंने उसका पूरा पैसा दे दिया सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप वो 3,50,000 है, बाकी जिन्होंने नहीं दिया पूरा पैसा वो सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कंपनी के शेयर सारे बिक ही जाते हैं, बट एक बात ध्यान दें, अगर कोई रेपुटेटेड कंपनी है तो उसके शेयर सारे मार्केट के अंदर जितने इशू होते हैं उतने ही सब्सक्राइब भी हो जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जितना इशू है सब्सक्राइब उससे कम रहे, इशू सब्सक्राइब से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, यानी सब्सक्रिप्शन इज सब्सक्राइब कैपिटल इशूज कैपिटल से ज़्यादा भी है। जो रेपुटेटेड कंपनी होती है, जैसे कि मैंने बताया, जिन कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी होती है उनके सब्सक्राइब कैपिटल जो होती है वो इशूड कैपिटल से भी ज़्यादा हो जाती है, यानी लोग उनके शेयर ज़्यादा भी खरीद लेते हैं। तो ये ऐसे ही केस में होता है जिनकी कंपनियों की जो रेपुटेटेड होती है यानी गुडविल अच्छी होती है, इस केस में ऐसा होता है। तो आगे स्टार्ट करते हैं
कोई और टॉपिक इसी में ही। तो स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स, यानी शेयर्स को कितनी तरीके से इशू किया जा सकता है मार्केट में। तो पहला है एट पार, सेकंड इज एट प्रीमियम और थर्ड इज एट डिस्काउंट। तो बात करते हैं पहले एट पार की। पार का मतलब क्या है, सपोज कीजिए कंपनी के एक शेयर की वैल्यू, कई स्टूडेंट पूछते हैं सर ये फेस वैल्यू क्या होती है। जब कंपनी के एक शेयर की वैल्यू डिसाइड की जाती है कि एक शेयर कितने में बेचा जाएगा, उस वैल्यू को बोलते हैं फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू का मतलब एक शेयर 10 रुपये का है और आपसे 10 रुपये ही उसके लिए जा रहे हैं, यानी 10 रुपीज़ का शेयर है और आपसे 10 रुपीज़ ही मांगा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो शेयर्स पार पे इशू किए हैं। और अगर मानते हैं अगर एक शेयर 10 रुपीज़ का है और आपसे चार्ज किया जा रहा है 11, तो ऐसे शेयर्स को हम बोलेंगे कि वो शेयर्स किस पे इशू हैं, प्रीमियम पे। जो +1 एक्स्ट्रा लिया गया है वो कंपनी ने आपसे प्रीमियम के नाम पर लिया गया है। कुछ जो वैसे बताते हैं रेपुटेटेड जो कंपनीज होती हैं जिनकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी होती है, वो ज़्यादातर अपने जो शेयर इशू करती है मार्केट में वो प्रीमियम पे करती है, यानी जिनके शेयर्स की वैल्यू 10 रुपये तो है पर आपसे चार्ज कितना कर रही है, वो 11 चार्ज कर रही है। तो जो 1 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, 1 रुपये जो एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है, उस अमाउंट को हम प्रीमियम बोलेंगे। अब बात की जाए डिस्काउंट की, तो एक शेयर जो है अगर 10 रुपये का है और आपसे चार्ज कितना किया जा रहा है, 9 रुपीज़, तो 1 रुपये जो कम लिया जा रहा है वो डिस्काउंट पे इशू कर रहा है। बट नाउ ए डे जो डिस्काउंट जो है कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकती, प्रॉब है, यानी इस पर रोक लगाई हुई है। कंपनी एक्ट 2013 जब ये एक्ट आया गया था तो उसके अंदर ये बताया गया कि कोई भी कंपनी शेयर वर्ड यानी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, यानी इसको इशू करने में डिस्काउंट वर्ड कतई भी यूज नहीं कर सकती। तो कोई भी कंपनी शेयर्स को या तो पार पे इशू कर सकती है या फिर प्रीमियम पे इशू कर सकती है, शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिमांड मनी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंपनी आपसे शेयर्स, एक शेयर होल्डर ने शेयर्स खरीदे कंपनी के 10,000 रुपीज़। तो 10,000 का मतलब ये नहीं कि कंपनी को शेयर होल्डर एट ए टाइम ही 10,000 रुपीज़ पे कर दे, यानी 10,000 रुपये एक साथ ही नहीं पे करेगा। इन पैसों को इंस्टॉलमेंट में पे करेगा और इंस्टॉलमेंट्स को ही पे करना इज ए डिमांड मनी। तो इस टॉपिक में सबसे पहले कंपनी जब आपसे पैसा मांगती है, यानी कि इसको एप्लीकेंट यानी शेयर होल्डर से जब फर्स्ट टाइम जो पैसा मांगती है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, राइट। इसको आवेदन मनी भी बोलते हैं, यानी एप्लीकेशन मनी, यानी शेयर होल्डर से जब सबसे पहले जो पैसा मांगा जाएगा उस पैसे यानी पहली इंस्टॉलमेंट जो मानी जाएगी उसको बोलेंगे एप्लीकेशन मनी। जब कंपनी शेयर होल्डर से सेकंड टाइम जो पैसा मांगती है उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। कभी कभी ऐसा भी होता है जब एप्लीकेंट ने शेयर्स अप्लाई किए तो हो सकता है कंपनी के शेयर्स ज़्यादा मार्केट के अंदर सोल्ड हो गए हों, तो अलॉटमेंट मनी में पता लगता है कि कंपनी ने उसको शेयर्स कितने दिए हैं। हो सकता है जितने शेयर्स उसने मांगे उतने ही शेयर्स उसको दे भी जाएं, पर हो सकता है कि उससे कम भी शेयर्स दिए जा सकते हैं। तो पहली जो इंस्टॉलमेंट होती है शेयर्स की उसको बोला जाता है एप्लीकेशन मनी। आफ्टर दैट जो उसके बाद शेयर होल्डर से पैसा मांगा जाता है उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। देन उसके बाद में पैसा जो मांगा जाता है उसको बोलते हैं कॉल मनी। जब कंपनी को और पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी इसको और इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर देती है, यानी कॉल मनी में फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल या सीधा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मांग सकती है। तो इस तरह इंस्टॉलमेंट में कंपनी जो है पैसा मांगती है शेयर होल्डर से, जिससे क्या होता है कि कंपनी कहती है कि हमें भी एक साथ पैसे की ज़रूरत नहीं है, कि हमारा जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है उसमें एक साथ इतना पैसा तो लगना नहीं है, धीरे धीरे पैसा लगेगा। तो इसलिए शेयर होल्डर से भी जो है पैसा जो मांगा जाता है वो धीरे धीरे ही मांगा जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्रीज भी कवर अप कर रहा हूँ। सबसे पहले शेयर होल्डर से जो पैसा मांगा जाता है, तो सबसे पहले पैसा मांगा जाएगा और कोई भी पैसा कंपनी के पास जो आता है वो सीधा कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो ये आपकी एंट्री यहाँ पर होगी पूरी कि कंपनी जो सबसे पहले आपसे पैसा मांग रही है वो किसका पैसा मांग रही है, पैसे आ गए बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज़ के, शेयर्स की एप्लीकेशन के। देन कंपनी ये जो शेयर्स एप्लीकेशन का पैसा होता है इस पैसे को कहाँ पे डाल देती है, कंपनी के शेयर कैपिटल में, यानी कि कंपनी की पूंजी में इसको डाल दिया जाता है, टू शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट एंट्री जैसा कि आप देख रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहले शेयर होल्डर से पैसा मांगा जाता है किसका, एप्लीकेशन का।
देन वो एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, शेयर होल्डर में। अगर देखा जाए तो क्रेडिट से डेबिट जो है कैंसिल हो जाएगा। नेट एंट्री तो यही बनती है कि बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया और कंपनी के शेयर कैपिटल के अंदर आ गया। देन जो है एंट्री नंबर 3 हम देखेंगे कि अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है। जब ऐसा कि आपको पता है कि शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया, यानी शेयर होल्डर तो कहीं भागेगा नहीं अब, क्योंकि उसने तो अपना क्या है एप्लीकेशन मनी पे कर दिया। तो कंपनी क्या करती है, पहले ही ये वाली एंट्री पहले करती है, यानी अलॉटमेंट का जो पैसा है कंपनी पहले से ही शेयर होल्डर की कैपिटल में डाल देती है, यानी कंपनी की शेयर कैपिटल में इसको ट्रांसफर कर देती है पहले ही। यानी कंपनी पहले ही जो अलॉटमेंट का पैसा है इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है। देन उससे पैसे मंगवाती है, अमाउंट मंगवाती है बैंक अकाउंट डेबिट, किसका, अलॉटमेंट मनी का। यानी कि एंट्री सेम है, आप ये देखोगे इसमें, बट ये एंट्री मैंने इसमें पहले की है, एप्लीकेशन हटाकर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, अलॉटमेंट। और ये एंट्री हमने बाद में की है, एप्लीकेशन हटा के हमने क्या लिख दिया, अलॉटमेंट। यानी सबसे पहले जब एप्लीकेशन मांगी जाती है शेयर होल्डर से तो सबसे पहले उससे पैसा मांगा जाता है, फिर देन उसका जो पैसा है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब शेयर होल्डर बन जाता है उसके बाद कंपनी पहले से ही अलॉटमेंट का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है, देन उनसे फिर पैसा मंगवाती है। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कोई भी कॉल अमाउंट भी सेम, आपको सेम यहाँ पे अलॉटमेंट हटा के क्या लिखना है, डैश कॉल। यानी कि फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, सेकंड है तो सेकंड लिखेंगे, या फर्स्ट एंड फाइनल है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कंपनी कॉल का अमाउंट पहले ही ट्रांसफर कर देती है शेयर कैपिटल में, देन कंपनी पैसा मंगवाती है उस कॉल का टू डैश कॉल। डैश का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका यहाँ पे फर्स्ट कॉल भी आ सकती है, सेकंड भी लिख सकते हो, थर्ड भी लिख सकते हो, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो। इस तरह से हमारा डिमांड मनी का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो चुका है। इसके बाद सीधा हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो डिमांड मनी क्या थी कि शेयर होल्डर को एक साथ पैसा न देके इंस्टॉलमेंट में पैसा लिया जाता है, जिसमें सबसे पहले जो पैसा लिया जाता है वो एप्लीकेशन मनी है, देन अलॉटमेंट मनी, देन कॉल मनी। और कॉल मनी अलग अलग वे में ले सकती है कंपनी। एप्लीकेशन की एंट्रीज ये 2 होंगी, अलॉटमेंट की एंट्रीज पहले ये 2 होंगी, और आगे कॉल्स की ये होगी। पहले एंट्री इस तरह से होती है, देन एंट्रीज को उल्टा किया जाता है, पहले एंट्री ये वाली पास होती है, देन फिर बैंक की एंट्री पास होती है। इस तरह से आगे एंट्रीज पास होती चली जाती हैं। तो आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर चलते हैं।